बिल्कुल सब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम और रुकते हैं। कुछ टाइम रुकते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाएगा। तब तक काफी बच्चे ज्वाइन भी हो जाएंगे, ठीक है। तब तक काफी बच्चे ज्वाइन भी हो जाएंगे। जाओ अभी। अभी आप लोग रुक जाओ। आज आप लोग बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रुकते हैं थोड़ा सा, कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा क्लासेस। ठीक है। कुछ टाइम रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी तक बच्चे आए नहीं यार। अभी तक बच्चे आए नहीं। थोड़ा सा रुक जाते हैं और। थोड़ा सा ना, 4-5 मिनट रुकते हैं, फिर बच्चे आते ही रहेंगे। बच्चे ऐसे आते ही रहेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रुकते हैं थोड़ा सा बच्चों, ठीक है, फिर स्टार्ट। फिर स्टार्ट किया जाएगा, थोड़ा सा रुकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों। आने देते हैं बच्चों को, ठीक है। बच्चों को आने देते हैं। बच्चों को आने देते हैं। थोड़ा सा और रुक जाते हैं। ये बताओ, आप लोग के जो एक स्कूल वगैरह में एग्जाम्स वगैरह है, उसमें कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। सर स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक पीरियोडिक जो भी होता है रिडॉक्स क्लासिफिकेशन रिएक्शन भी है सर। है, रिडॉक्स आ रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन भी है। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है।
सर मंडे से हमारा ऑफ रहेगा ना? हाँ, मंडे वगैरह से आप लोग का ऑफ रहेगा। सर कब तक रहेगा? 10 दिन तक। 10 दिन तक ऑफ रहेगा। सर क्यों रहेगा वैसे? आप लोग का ना एग्जाम्स वगैरह की वजह से, ठीक है सर। एग्जाम्स वगैरह की वजह से, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह की वजह से थोड़ा सा रुकते हैं। आज 21 है ना? यस सर। 21 है, ठीक है। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आप लोग अब आप लोग बताओ, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, अभी भी काफी बच्चे कम आए हैं। ये क्या हो गया? अब बताओ, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो बच्चे आ ही रहे हैं। आप लोग ना माइक बंद कर लो अपना, ठीक है, अपना आप लोग माइक बंद कर लो। मैं क्लास, सर हाँ जी बताओ। सर लास्ट क्लास का लेक्चर कब मिलेगा? लास्ट क्लास का लेक्चर अभी आप लोग को मतलब रिसोर्स शीट करनी आया क्या अभी? नो सर। एक बार लोकेश सर से ऐड नहीं हुआ। एक बार ना आप लोग लोकेश सर को भी मैसेज करना, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार देखो, आप लोग देखो, सिंपल सी बात है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट ही करने जा रहे हैं, क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी जो भी एटम होगा ना उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। क्लियर है? यह लेक्चर नंबर आपका 1 है और आप इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी सर बात है, माइक ऑफ करा दो। माइक बंद कर लो, आप लोग माइक बंद कर लो, जो भी जिसके साइड से भी डिस्टर्बिंग है माइक बंद कर लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप लोग को एक चीज और बता दे सर रहा अभी हूँ। रुक जाओ, सर अभी तो आए भी नहीं। बस क्या ही करूं, अब मैं 5 मिनट का ही वेट करता हूँ, आप लोग जानते हो। सर अभी अभी क्लास एंड में थोड़ी देर पहले इसलिए नहीं आया। कितने टाइम चली आपकी क्लासेस? सर आज बच्चे थोड़ा पूछ रहे थे ना, इसलिए लेट हो गई थी ओवर होने में। सर खाना भी खाना होता है। अच्छा, इसी बीच आप लोग खाना खा लेते हो? सर यस थोड़ा सर। तो मिल जाए ना, थोड़ा तो ब्रेक ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट और रुक जाता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है कहीं से भी रिलेटेड, आप लोग को आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेईई के बारे में, एनडीए के बारे में, यूपीएससी के बारे में, किसी चीज के बारे में पूछना, आप लोग पूछ सकते हो। सर सीयूटी में किस किस का आता है? देखो, पहली बात तो अपना लेवल सीवीटी का बनाओ नहीं, क्योंकि आप लोग क्लास 11 में, आपका लेवल अभी माइंड में केवल आईआईटी एनआईटी घुसना चाहिए, ठीक है। ये सब चलना चाहिए। सीयूईटी लास्ट में ऑप्शन। सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेई का? बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं तो बताता ही हूँ आप लोग को जेई का क्वेश्चन। सर एनडीए का जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है वो कैसा होता है? क्या? सर जो एनडीए में एसएसबी का इंटरव्यू होता है वो कैसा होता है? देखो, एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन का होता है, और एसएसबी का इंटरव्यू के लिए ना, मैं अगर आप लोग वैसे तो जब आप लोग एनडीए क्लियर कर लोगे ना उसके बाद पूछोगे तो काफी बढ़िया रहेगा। वो इंटरव्यू काफी लाजवाब होता है, आप लोग का इंग्लिश आईक्यू टेस्ट वगैरह की, आप लोग कितना जल्दी किसी सिचुएशन को सोच सकते हो, किसी सिचुएशन को सबसे अच्छे से कैसे हैंडल कर सकते हो, ये सब चीज आप लोग का देखा जाता है। आप लोग कितने बजे उठते हो, एक घंटी बज जाती है तो उठ जाते हो क्या? उसको कुछ आपको बोलेगा नहीं, बस ऑब्जर्व करेगा और लास्ट में बोलेगा कि आपका नहीं है। कोई कुछ नहीं, मना नहीं करेगा, आप जो भी एक्टिविटी करोगे लास्ट में ऑब्जर्व करके सीधा मना कर दिया जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी गलती क्या थी, क्यों उसने हटाया, बाकी सब चीज तो मेरा सही था। वो एक ऐसे थाली गिरा देंगे, बोले फिर चेक कर लेंगे कितने लोग उठ जाते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि आप लोग कितने एक्टिव हो, कितने चौकन्ने हो, अगर अचानक कुछ ऐसे गिर जाए, पता चल जाए, तो इन सब चीजों के लिए। और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? फिजिकल होता है सर इसमें? क्या?
देखो उसके बाद सिलेक्शन के बाद एवरीथिंग होता है, सब चीज होता है। आप लोग का एवरीथिंग चेक किया जाएगा, मेडिकल, फिजिकल, एवरीथिंग। तो इसमें टोटल मार्क्स कितने लाने होते हैं? देखो मार्क्स का तो मुझे नहीं आइडिया है, इंटरव्यू का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इतना पता है कि उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है मैथ का। तो आपको उस दोनों में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, उसके बाद मेरिट बनती है। तो जीएस में क्या क्या आता है? जीएस में वही जो आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह, एवरीथिंग, जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह सब चीज आता है। सर एक क्वेश्चन था। बिल्कुल पूछो यार। The ratio of a slopes of K max versus चैट बॉक्स में, new and new norm. चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में आप चैट बॉक्स में लिखो। अभी तक काफी बच्चों ने मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया भी। चैट बॉक्स में लिख दो। और आपकी वॉइस ना थोड़ी सी कट के आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दो, बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा आपको। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? सर हाँ जी बताओ भाई, प्रियांशु बताओ। सर स्टार्ट करते हैं 8:55 सर स्टार्ट करते हैं अब। यस सर। सर लास्ट क्लास में थी ना, चलो आखिरी में सिर्फ 24-25 बच्चे बच गए थे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो कि हमारा जो ये चैप्टर है ना, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपसे बताऊंगा, मैं आपसे फिर से बता देता हूँ ना कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है ना, वो मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा, किसी टॉपिक से पूछेगा। पढ़ेंगे तो हम लोग सब चीज, लेकिन टॉपिक जो मैं बताऊंगा ना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। Yes तो sir. सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस के बारे में सिंपल सी बात, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप लोग मेरे से पढ़ लोगे या फिर ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. आपका इतना बड़ा क्या है सिलेबस। पहली बात दिया है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आप लोग जानते हो? Yes sir. Yes, कुछ sir. हद तक जानते हैं। क्या? सर सर जिन्हें जानते हैं। फोटो मीडियम की जरूरत नहीं होती इन्हें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ चीजें जो आपस में स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पहले ना रदरफोर्ड मॉडल, कई सारे मॉडल थे, सब हटा दिया, बस केवल और केवल बोर मॉडल बचा है। डेरिवेशन ऑफ सर स्पेक्ट्रम एक बार समझा देना। क्या सर स्पेक्ट्रम समझा देना। स्पेक्ट्रम बता दो एक बार। सभी कोई पहले अपना माइक बंद कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरी वॉइस की मुझे इशू हो रही है। ठीक है, मुस्ताक अपनी माइक बंद कर लो, ठीक है। देखो, तो उसके बाद हमें क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिट, ये भी पढ़ना है। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल भी पढ़ना है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। अभी भी ना काफी लोगों का माइक ओपन हुआ, ठीक है, आप लोग बंद कर लो, वरना मैं बंद कर दूंगा तो फिर कोई भी बोल नहीं पाएगा। ध्यान से देखो। उसके बाद हमारे पास दिया ऑर्बिटल एज वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विद आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल। उसके बाद देखो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस, शेप ऑफ sp-d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये सब चीजें दिया हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा सिलेबस है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। Yes sir. किसी Yes, की sir. कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ूंगा। थोड़ी बहुत पढ़ा देंगे क्या चीज बोल रहे हो आप? सर? आप जो कटा हुआ सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत रिकैप दे सकते हैं घटा हुआ सिलेबस? सर? जो कटा हुआ सिलेबस है जो अभी इसमें से कट चुका है, तो वो क्यों मैं पढ़ाऊं? वो जरूरत ही नहीं है। सर डाल्टन हम तो सारे ही पढ़ेंगे। देखो, पहली बात, हम लोग केवल सिलेबस पे चलेंगे। बुक में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम केवल देखो
सबसे बड़ी बात है, अगर मान लो कि हमें दिल्ली से गोरखपुर आना है ना, तो हम केवल उसी सीधे रास्ते को पाथ को फॉलो करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा क्यों फॉलो करेंगे? मुझे आता सब चीजें बताने का, मैं बता दूंगा, डाल्टन लॉ बता दूंगा, रदरफोर्ड बता दूंगा, सब चीज, लेकिन ना टाइम इससे लॉस होगा। हम लोग के पास भी ना टाइम बॉन्डेड है, आप लोग को पता ही, हम लोग इतना लेट स्टार्ट किए हैं, समझे क्या आप लोग? यस सर। क्लियर? यस सर। तो Yes, ध्यान से देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है, सिंपल सी बात ध्यान से देख लो कि हमारे पास मान लो कोई एटम है। सबसे पहले बताओ एटम होता क्या है? Sir, a small Smallest body individual. which has a proton, a neutron, and electron. चुप हो जाओ एक बार, सिंपल सी बात देख लो। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कुछ भी क्या है, कुछ भी, मान लो कि ईंट है, पत्थर है, कुछ भी है, आप इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, बोलो टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट में। यस सर। और इसका एक पार्ट को उठा लो, फिर से तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, आप बताओ कि एक ऐसा पार्ट आएगा जो तोड़े हुए ना टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा? Yes. Yes, sir. क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, जो कभी फिर से ना टूटे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब ये बताओ, अब जो यह एटम है वह किससे किससे मिलके बना हुआ है, जरा बताना आप लोग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। एंटी प्रोटॉन। माइक बंद कर लो, मैं ही बताता हूँ, माइक बंद कर लो। कैसे याद करोगे कि इसका डिस्कवरी किसने किसने किया था? मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, एक ईट पर नाचो। ईट पर नाच। चुप हो जाओ, मैं ही बोलूंगा, ठीक है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, टॉ का मतलब थॉमसन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है? ठीक है। प मतलब प्रोटॉन होता है, और र मतलब रदरफोर्ड होता है, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। न मतलब न्यूट्रॉन होता है, च मतलब चैडविक होता है, यानी कि जो भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। डन मेरी बातें? यस क्लियर? सर। आओ आओ आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे हम क्या क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमने ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट चैप्टर में भी था, लेकिन उस टाइम हम लोग नहीं पढ़ा था, मैंने बोला था कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और डाल्टन ने देखो, डाल्टन ने क्या क्या बोला था। डाल्टन की पहली बातें देखो, बोले थे डाल्टन कि जो भी हमारे पास आसपास कोई भी चीज है, कुछ भी है, वो सब किससे मिलके बने? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने। सब किससे मिलके बने? छोटे छोटे पार्टिकल से। और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? Atom. एटम बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास दो चीजें, एक है सोना और एक है चांदी, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। तो जो गोल्ड का एटम होगा वो अलग होगा, सिल्वर का एटम अलग होगा, ठीक है? सबके अलग अलग एटम होते हैं। जैसे कि मान लो गोल्ड अलग एटम से मिलकर बना होता है, सिल्वर अलग एटम से मिलकर बना होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes. यस सर। इनकी दूसरी बातें हैं, ठीक है? यह इनकी क्या है? दूसरी बातें हैं। इनका कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये स्ट्रक्चरलेस होते हैं, सबको गोला जैसे ही बताया गया कि सब एक जैसे गोले जैसे हैं, गोले में पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो, जो एटम होता है ना, इसको न ही बनाया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप बताओ, हम लोग सोना वगैरह कुछ भी पहनते हैं, कहाँ से आता है? सब जमीन से निकालते हैं ना, उसको एक स्ट्रक्चर से दूसरे Yes, स्ट्रक्चर sir. में हम लोग कन्वर्ट करते हैं लोग, बोलो। Yes, क्लियर? sir. क्लियर है? बस यही है। और यही जो एटम वगैरह एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और दूसरा कुछ बना लेते हैं। आई होप डाल्टन की बातें आप लोग को समझ आई होंगी। यस सर। बहुत सज्जन इंसान थे, देखा तो मैंने था ना, पता। अब देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, एक चीजें बता देता हूँ। यह हमें क्या है? एटम है। एटम को आप लोग किससे रिप्रेजेंट कर लो? एक्स से रिप्रेजेंट कर लो एलिमेंट को। यहाँ पे लिख देना जेड, यहाँ पे क्या लिख देना? ए। अब सिंपल सी बात यह, जिस भी मान लो सोडियम ले रहे हो ना, तो एक्स को क्या लिख दोगे? Na लिख दोगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल होता है। क्या होता है यह? सिंबल। Symbol. सिंबल होता है। ए वाला क्या होता है? ए बताओ जरा। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। चुप हो जाओ। एटॉमिक मास। और जेड क्या होता है बताओ? एटॉमिक नंबर। Atomic number. एटॉमिक नंबर। एक बात मैं आप लोग से और बताता हूँ, ध्यान से देखना। यह एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है ना, तो सिंपल सी बात देख लो कि सिंपल सी बात, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और उतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्लियर होना चाहिए। और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो ए माइनस जेड होता है, यानी कि एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन।
एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या से घटा दोगे ना तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल देंगे। और आपको पता है जो ए होता है ना, ए क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। ये चीजें आप लोग पढ़ लिए होगे, ऑलरेडी पढ़ लिए होगे, इसलिए मैं इस पे ज्यादा अपना एनर्जी नहीं वो यूज करूंगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो क्यों ही ज्यादा इस पे टाइम लगाना। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात है क्या देखो, मास नंबर जो होता है ना वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ने को होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है ना, एवरेज एटॉमिक मास है। हम आपको पहले चैप्टर में बताए हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। सभी आइसोटोप्स का अलग अलग मास होता है, उनको जोड़ देते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। समझे क्या? ओके सर। यस सर। यस सर। ये मैंने पहले चैप्टर में आप लोग को बताया था। ठीक है, एटम है, एटम मैंने बता दिया। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन? 11 और 23 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन, क्लियर है? 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसी सोडियम पे मैं 11 और 23 है, अब इस पे मैं प्लस लिख ले रहा हूँ। प्लस का मतलब यही है, जहां भी प्लस लिख जाए ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब हो गया, निकल गया। यस सर। तो प्रोटॉन हमारे पास 11 होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 और न्यूट्रॉन हमारे पास 12। कभी भी किसी पे प्लस और माइनस होता है ना, तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होगा प्लस माइनस के लिए, कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर होता है, वह निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, वह निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। एक बात मैं बताता हूँ, जैसे सोडियम के केस में बता देता हूँ। सोडियम में बताओ, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन। आप बताओ, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। न्यूट्रॉन पे कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओ दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं सोडियम ले लूं तो कोई भी प्लस माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, बोलो। यस। मतलब कि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को मिलके क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर देगा। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा ना, और उसी एक पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसके पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बातें क्लियर है? सर। हाँ जी। सर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। क्या? बिल्कुल। पॉजिटिव चार्ज। यस सर। तो 11 प्रोटॉन एक के अंदर कैसे है, मतलब देखो एक उसमें पता है क्या, उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं और पाई मेसॉन बनते हैं। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे। उसमें भी जो अंदर होते हैं ना, बैठे थोड़ी रहते हैं, वो एक्सचेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। जैसे खो आप लोग खेलते हो, खो यस सर। दौड़ते रहते हो ना, ऐसे दौड़ते रहते हो, एक्सचेंज होते रहते हो, एक्सचेंज। ऐसे ही क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं आपस में। इसी को हम लोग बोलते हैं पाई मेसान। वहां पे और भी सारे, जब आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे ना, उसमें आप लोग को मिलेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। मान लो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आप बताओ 11 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। यस यस सर। अब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रल कर देगा, क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया क्या? यस सर। यस सर। सोडियम पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। तो माइनस और प्लस आने का रीजन क्या है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस। प्लस। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस और इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस। किसी को दिक्कत है? नो सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। नो कर सर। लोगे ना आप लोग ये सब चीजें? यस। कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो।
सिंपल सी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे पास है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। जो प्रोटॉन का मास होता है ना, सबसे पहले मैं केजी में बताता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। जितना प्रोटॉन होता है लगभग उतना ही न्यूट्रॉन होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और इलेक्ट्रॉन इससे भी क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। नेगलेक्ट कर देते हैं। इतना इतना हल्का होता है कि इसको हम लगभग क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब इसको ग्राम में लिखोगे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। तो ये ना आप लोग किसी एक का याद कर लो, प्रोटॉन का याद कर लो, उसी के बराबर न्यूट्रॉन को भी लिख देना, तो बराबर ही होता है, बराबर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। लास्ट क्लास में ना मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन में लिखा था अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो तो वह कितना वेट होगा उसका। और मैंने शायद उसमें पता नहीं क्या, वो एडवांस का क्वेश्चन था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था। आप लोग एक बार जरा ओपन करके देखना पेज। सर क्या क्वेश्चन क्या था, एक दोबारा रिपीट करना। आप लोग ना अपना वो ओपन करके देखो, 1 किलो न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ ये था, सर कर रहे हैं। वो जेई एडवांस का था। लास्ट क्लास में जो भी आपको मैंने स्लाइड दिया ना, उसमें देखो पहले भी। सर ये देखो तीनों questions याद करने पड़ेंगे? देखो, कोई 2 याद कर लोगे हो जाएगा। ओके सर। आप लोग बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का याद, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का याद कर लेना। दिखा क्या किसी को क्वेश्चन वो? सर देख रहे हाँ जी बताओ। सर एटम इंडिविजिबल होता है या डिविजिबल होता है? क्या? एटम इंडिविजिबल होता है या डिविजिबल होता है? देखो, अभी तो मैंने वही बोला कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तोड़ा इसको भी जा सकता है, लेकिन आपकी क्लास में तोड़ा नहीं जा सकता। सर लास्ट क्लास में आपने पीडीएफ नहीं भेजी थी ऐसी बात नहीं है, सेंड तो किया था मैंने। सर। इस पे सर दिखाई नहीं रहा इस पे तो। लास्ट क्लास में पीडीएफ नहीं मैंने सेंड किया था ना। नहीं सर नहीं। नो सर। यस सर किया था। बताइए। सर नहीं भेजी आप। सर फिजिक्स की भी नहीं आई थी। मतलब आप लोगों ने किसी ने बताया भी नहीं? सर लास्ट क्लास तो परसों हुई थी। एक मिनट रुक जाओ, बट मैंने लास्ट क्लास में सेंड किया था। कौन सा 5th लेक्चर था या फिर 6th लेक्चर था? सर थर्सडे को था। थर्सडे को था। मेरे में तो शो हो रहा है, सर नहीं भेजी थी। एक बार मैं फिर से देख ले रहा हूँ। सर आपने भेजी थी। ये देखो मैंने ना रिसोर्स पे अपलोड कर दिया था, रिसोर्स शीट पर। ओके सर। इसमें देखो जरा। सर देख रहे इसको जरा आप लोग ओपन करो, मैंने ड्राइव का एक लिंक शेयर किया। यस सर है एक है सर। कौन से पेज पर है जरा बता दो। सर मिल गई। सर सर 50 मिल पेज पे। यह एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को होमवर्क के लिए दिया था। कितने लोगों ने किया था ये बताओ जरा, कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया था?
सर अभी तो नहीं करा था। क्यों नहीं किया सर था? मैं नहीं करा था होमवर्क सर। में किस लिए ये देता हूँ? पीडीएफ सर पता सर नहीं ये सर, वाले सोशल पे आपने भेज रखा है। आप लोगों ने ना रिसोर्स शीट पे भी नहीं देखा था, मैंने वहां पे अपलोड कर दिया था। चलो अभी करके बताओ, इस अभी कॉपी पेन पे सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। सर डी ऑप्शन। बताओ चैट बॉक्स में बताओ सर। एडवांस का आप लोग बोल रहे थे ना, एडवांस के क्वेश्चन मैंने 2 3 4 एडवांस के क्वेश्चन डाले थे इसमें, और किसी ने भी होमवर्क नहीं किया है। सर सी ऑप्शन है। चैट बॉक्स में बताओ सभी को। चैट बॉक्स में बताओ सर। बताओ आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। बताओ आपको चैट बॉक्स में। और भी बच्चे, और भी बच्चे, वंशिका आप बताओ भाई। आप बताओ भाई। मुस्ताक सबसे पहले तो अपनी माइक बंद कर लो आप। सर बी आंसर। अरे भाई मुस्ताक यार। अरे भाई सर डी आंसर है। डी है। देखो कैसे किया आप लोगों ने, ये बताओ। सबसे पहले देखो, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें कितने मोल आएंगे, यही पूछ रहा है ना, यही बोल रहा है ना। यस सर। अरे यार माइक आप लोग बंद कर लो ना बातें करके। इसमें यही बोल रहा है ना कि अगर हमारे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें कितने मोल होंगे, यही पूछ रहा है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सी बात है। मान लो कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है, या फिर हम अभी देखो, अभी हमारे पास यह दिया हुआ ना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही दिया हुआ ना 1 इलेक्ट्रॉन का वेट, बोलो यही दिया हुआ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9.1 इंटू 10⁻31 kg अगर इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन इतना केजी हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो। यस सर। अगर मान लो वही 1 kg सर हो इसको तो कितना 1000 से जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/9.1। 1/9.1 इंटू 10⁻31 आएगा, बताओ। यस अगर सर। मान लो इतना केजी हुआ तो इतना इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर 1 kg होगा तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा क्या। यस यस क्लियर सर। है मेरी बातें, क्लियर है। यानी इतना तो पता चल गया, इतने केजी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। बातें डन। यस सर। डन। अब ये बताओ कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 अगर इलेक्ट्रॉन हो उसमें कितना मोल एक होगा, मोल 1 मोल होगा। एक मोल। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो कितना मोल होगा, 1 डिवाइडेड बाई 6.0222। 0.022 into 10 की इंटू पावर 10⁻23 मोल। यस सर। क्लियर है। लेकिन हमारे पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है ना, बताओ इतने इलेक्ट्रॉन है ना 1 kg में, यस यस सर सर। में निकाल लेते हैं। यानी कि 1/,
9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31, देख लेते हैं कितना आता है। 1/6.022 इंटू 10 पे पावर 23 तो है ही, इंटू किससे कर दें हम, 1 बाय 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर यस है। सर। अब ये बताओ 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे लगभग कितना आएगा? 54। देख लेते हैं ना, ऑप्शन देख लेते हैं। अरे ऑप्शन तो डायरेक्टली मैच कर रहा है ना। ये बताओ कि यह 23 है और यह 31 है, कितना हो जाएगा? सर 8। 8 आएगा। तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 8 हो जाएगा, इंटू 9.1 हो जाएगा। तो देखो यही ऑप्शन है ना। सर बट एक डाउट था इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पूछो आप। सर वो जो 10 की पावर 8 आई वो -8 आनी थी ना वैसे तो। क्या? तो जो 10 की पावर 8 आई वो -8 आनी थी ना। आंसर में क्या दिया हुआ? या 8 ना ऊपर चला जाएगा, ये इसमें कुछ मिस्टेक दिया हुआ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ना। ओके सर। 8 ऊपर चला हाँ जाएगा, सर 10 पे वही पावर 8 8 होगा, या तो ऊपर होएगा। यस सर। 6.022 इंटू 9.1 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? यस। इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया। या जेई एडवांस का। सर सही दे रखा है उसमें। क्या? यह जेई एडवांस का क्वेश्चन है, समझे क्या आप लोग? बताओ बताओ। हाँ, तो कुछ यस ऐसे सर। घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा, आप लोग को समझना पड़ेगा, आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, खुद से हैंडल करना पड़ेगा। आई होप सबको सर क्लियर हो गया होगा चीजें। हाँ जी बताओ। सर मतलब सिर्फ किसी भी एलिमेंट के अलावा कोई भी चीज हो उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वो उसके एटम पाए जाएंगे क्या आपको? अगर 1 मोल होगा तो उतना पाएगा, वो नंबर है भाई, वो नंबर है। 1 मोल में उतना नंबर, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था 1 ओवर में 6, 1 सेंचुरी में 100, वैसे ही 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23। अगर 1 मोल रुपया की बात करोगे तो एक उतना सिक्का होगा। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वही 6.022 होगा। 1 मोल लीटर की बात करोगे तो उतना होगा। जहां वो अगर यही होगा ना, बताओ। अगर 6 ओवर की बात करें तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। 5 ओवर की बात करें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 का। समझे क्या आप लोग? Yes, sir. तो ऐसे ही मोल होता है ना, मैंने आप लोग को पहले दिन ही बताया था। कितने लोग पहले दिन से ही अटेंड कर रहे सर मैं हैं? आप सबको पता होगा। मैं काफी आप लोग को मतलब वो बना के चला हूं कि हर एक चीजें की कैसे माहौल बना के चला जाए। बताओ भाई, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रेडिएशन के, ये देखो आइसोटोप्स, देखो आइसोटोप्स क्या होता है। सिंपल सी बात देख लो, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो, लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक कार्बन 612 होता है, इसका एटॉमिक मास 12 है। दूसरे वाले का एटॉमिक मास 13 है। तीसरे वाले का एटॉमिक मास 14 है। क्लियर है क्या? ये तीनों अलग अलग आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक एटॉमिक नंबर तो दोनों सब में सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा इनके में? अलग अलग। आप बताओ, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो आइसोटोप्स में चेंज क्या होता है? न्यूट्रॉन ही तो चेंज होता है ना। यस सर। देखो जरा, देखो ये कार्बन के तीनों आइसोटोप्स हैं। प्रोटॉन तीनों में 6 है, इलेक्ट्रॉन तीनों में 6 है, न्यूट्रॉन ही तो चेंज हो रहा है ना। बताओ जरा। यस सर। ओके सर, समझ आ गया सर। ये कैसे पता चला कि एक एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? देखो सिंपल सी बात है ना, उसका एटॉमिक नंबर जितना होता है वही प्रोटॉन होता है, और इसी तरीके से सजाया गया है हमारे पीरियोडिक टेबल को। यह तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है। आपको पता है क्या, मोजले ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट। आप लोग को एक्सरे एक्सपेरिमेंट, उसका जो फ्रीक्वेंसी था ना, फ्रीक्वेंसी उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये आप लोग ना एनसीईआरटी का पहला पेज का ही 5वां या 6वां लाइन होगा। यह हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। जब पीरियोडिक टेबल कैसे बना, ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी ना, उसका अंडर रूट लोगे ना तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एटॉमिक नंबर के होगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। समझे क्या? यस सर। यस। ये बताओ, ये फ्रीक्वेंसी वाला किसने पढ़ा है? एनसीईआरटी में किसने पढ़ा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 5वां या 6वां लाइन है।
यस सर, जैसे हेनरी मोजले के इंट्रोडक्शन में ही था ये। मोजले ने यही बोला था। और इस पे पिछले साल क्वेश्चन भी आया हुआ था, पिछले साल ही क्वेश्चन आया था। बोलोगे तो आप लोग मैं दिखा दूंगा, एक ग्राफ का क्वेश्चन आया हुआ था। सर दिखा दो, दिखा दूं मैं? सर दिखा दो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, वरना ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे अगर नहीं दिखाऊंगा तो। आप लोग समझोगे, एक मिनट रुक जाओ। पीरियोडिक टेबल सर जेई का क्वेश्चन था या ऐसे ही कोई बोर्ड जेई का वगैरह? क्वेश्चन था भाई, जेई का क्वेश्चन। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, आप लोग कहाँ गया वो क्वेश्चन। ग्राफ के क्वेश्चन थे। आप लोग ऐसे ही रुक जाओ। एल्डिहाइड कीटोन हो गया, पीरियोडिक एक मिनट रुक जाओ। क्या बोल रहे हो, एक बार रुक जाओ आप लोग। क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन थे। सर आप पढ़ दो। और छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सर छोड़ो। चलो मैं कल ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं ढूंढ के लाऊंगा पहले से ही, क्योंकि ना मुझे ऑनलाइन ढूंढने पड़ते हैं ना ये सब चीजें। क्लियर है बातें सबको? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं ना, देखो अब हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक को बोलते हैं 1H1, एक को बोलते हैं 1H2 और तीसरे को बोलते हैं 1H3। 1H1 को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। और 1H3 को ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। एक मिनट, किसी बच्चे ने बोला आई वांट टू जॉइन अवंती क्लासेस, आई एम रेडी टू गिव एनी। किस बच्चे ने मैसेज किया यार? आई एग्जाम फॉर एडमिशन, कॉन्टेक्ट टू लोकेशन। ठीक है, ये क्लियर है बातें? बताओ, ये क्लियर है? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आइसोबार की। आइसोबार में पता है क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो अलग, एटॉमिक नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं बताओ जरा? सेम होता है एटॉमिक मास। 1H3 देख लो और 2H3 देख लो, दिख रहा है क्या? एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है बताओ? ये पोटेशियम और कैल्शियम का देख लो, 1940 और 2040। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब अगला देखो, बात करते हैं आइसोडायाफर्स। क्या बोलते हैं? आइसोडायाफर्स में बताता हूँ। ये 511 है और ये क्या है? 613 है। इसमें पता है क्या कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस आता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो डिफरेंस जो आता है ना, वो सेम आता है। आप ये बताओ, इस वाले में कितने न्यूट्रॉन है? 6 है क्या? और इस वाले में कितने न्यूट्रॉन है? 7 है। और इस वाले में प्रोटॉन 5 है और इस वाले में प्रोटॉन 6 है। आप बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इसमें 1 आया और इस वाले में भी कितना आया? 1 आया। तो जब भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ जाए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोडायाफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोडायाफर्स। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगला देखते हैं।
हाँ जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस। यस। अब देखो, अब अगला आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हम लोग आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं और आइसोटोनिक भी बोलते हैं। इसमें पता है क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो सेम होता है। जैसे कि देख लो 1h3 देख लो और 2h4 देख लो, आप बताओ इसमें भी 2 न्यूट्रॉन, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन। तो जहां भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, या फिर आइसोटोन्स बोलते हैं, या फिर आइसोटोनिक बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर एक डाउट था बिल्कुल। सर, शायद चैप्टर से अलग है, पर मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स क्या ये बताओ, ये मोनोमर्स पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़े हो क्या? सर एक अभी से मैम ने एक क्वेश्चन दिया था, उसके ऊपर था। देखो ये बताओ कि घर हमारा किससे मिलके बना होता है? ईंटों से मिलके बना होता है, कई सारे ईंट मिलके। बोलो। यस सर। तो जो यस सर। एक ईंट एक ईंट होगा उसको बोलेंगे मोनोमर, और वैसे ही कई सारे ईंट मिलके घर बना के बना देंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीमर। तो किसी भी चीज के एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। आप बताओ हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, यस सर। सर। एक सेल को बोलेंगे मोनोमर। पूरे सेल, बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो हमारा बॉडी मिल जाता है, तो पॉलीमर हो जाएगा। ओके सर। पॉलीथीन का नाम सुने हो? यस सर। एक होता है एथीन। एथीन जो होगा आपने पढ़ा होगा, एथ मेथ प्रोप ब्यूटी, ये सब पढ़ा होगा आपने, उसमें एक एथीन भी पढ़ा यस होगा। सर। एथीन वाले में यस सर। एथीन जो होता है मोनोमर होता है। बहुत सारे एथीन मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या हो जाएगा? पॉलीमर हो जाएगा। समझे क्या? यस सर सर। आइसोटोन एक बार दोबारा बताना। आइसोटोन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। ओके। नंबर ऑफ क्या समझे क्या आप लोग? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोन सर या आइसोटोनिक। किसी को कुछ भी डाउट है? नो ठीक है। नो सर, आगे बढ़ो। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए तो जरा बताना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस। सेम नंबर। अब देखो एक वर्ड आता है आइसोटोर्स। आइसोटोर्स का क्या मतलब है? सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। आप बताओ कि हमारे पास एक CO3 है, CO2 है, और एक क्या है? N2O है। आप बताओ इसमें टोटल कितने एटम है? 3। 3। इसमें टोटल कितने एटम है? 3। 3। में इलेक्ट्रॉन देख लो, हमने तो एटम निकाल लिया, अभी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? अरे भाई कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, यस सर। और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 22 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 और 16 22। एक नाइट्रोजन में 7, 2 नाइट्रोजन में 14, और 14 और 8 22। आप बताओ नंबर ऑफ एटम भी सेम है, यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटर्स बोलेंगे। बताओ। यस सर। अगला आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने बताया ही। ये बताओ आर्गन में टोटल कितने हैं? आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। यस सर। माइनस क्लोरीन माइनस ले लो, क्लोरीन में प्रोटॉन होता है 17, तो 17 प्रोटॉन के लिए 17 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस आया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस यह दोनों क्या होंगे? यह दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही H2O और NH3 भी क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस। सर। अब ये बताओ, आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले बताओ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? मैं सबसे पहले वेव दिखाता हूँ आप लोग को। अरे वेव का मैंने फोटो नहीं लिया क्या? एक मिनट रुक जाओ आप लोग, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। दिख रहा है फोटो? यस सर। होता है वेव। क्या होता है?
वेव। वेव। अगर वेव। पानी में कुछ भी फेंकोगे ना तो पानी ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, वेव की तरह बढ़ता जाएगा। कोई भी हमारे पास क्या बोलते हैं लाइट होता है ना, वो किस फॉर्म में आता है? वेव के फॉर्म में आता है, इसी के फॉर्म में आता है। अब देखो जब वेव ऐसे चलेगा तो जाहिर सी बात है एक बार ऊपर उठेगा एक बार नीचे जाएगा, बोलो। यस। यस। यस तो जो जितना ऊपर उठेगा ना इसकी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और जो ऊपर वाला पॉइंट है, एक ऊपर वाला पॉइंट, दो नियरेस्ट ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। लैम्डा बोलते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? लेमडा। लैम्डा बोलते हैं। ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्रिस्ट बोलते हैं। नीचे वाले पॉइंट को ट्रफ। सर ट्रफ। ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को क्रिस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। चाहे दो नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच की दूरी ले लो, चाहे दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच की दूरी ले लो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा बोलते हैं। ठीक है, लेमडा यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं, उस वेव का लेंथ। अब सिंपल सी बात है, यह इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब ये बताओ कि बहुत सारी लाइट होती हैं, आपको विबग्योर पता होगा। विबग्योर, विबग्योर में पता है क्या? Yes, sir, सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। कोई ज्यादा स्पीड से जाता है, कोई कम स्पीड से जाता है। क्लियर है क्या? ये बताओ ध्यान से देखो। एक होता है वर्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है वर्ड? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको बताओगे क्या होता है? सर नंबर ऑफ वेव्स इन वन नंबर सेकंड। ऑफ टाइम। नंबर ऑफ सर ऑसिलेशन पर इन यूनिट वन टाइम। सेकंड। सर नंबर ऑफ वेव से सर पर यूनिट टाइम होता है सर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। यह एक बार ऊपर गया, नीचे गया और यहाँ पे आया, तो बताओ क्या एक एक रोटेशन पूरा कर लिया क्या जहां से आया उसी लाइन पे? यस सर। यस सर। एक सेकंड में जितना बार यह चक्कर लगाएगा उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब कोई होता है कैसे ऐसे होता है। अब ये बताओ, मान लो कि यहाँ से एक सेकंड लगा, तो ये बताओ एक सेकंड में कई बार लगा दिया ना राउंड। और एक होता है एक ऐसे जाएगा, खूब आराम से जाएगा, तो ये बताओ एक ही राउंड लगाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। तो जो ज्यादा बार ऐसे राउंड लगाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो क्लियर है मेरी बात है? एक सेकंड में जितना जो राउंड लगा दिया ना उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? सर एक राउंड एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बराबर होता है। क्या बोल रहे हो? एक सर वो बोल रहा है एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक राउंड बनता है। हाँ, ये एक गोला मान लो ना, गोला। आप बताओ कि ये दो नीचे नीचे वाले दूरी को मिला दोगे, एक इसको मिला दोगे आधा और आधा इसको मिला दोगे, तो एक गोला नहीं बन जाएगा? सर्कल एक राउंड नहीं हो जाएगा? बताओ, बोलो आप लोग। यस सर्कल एक राउंड हो गया ना, हो गया। तो एक सेकंड में जितना राउंड लगाएगा वही उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हुई। आप बताओ कोई ज्यादा राउंड लगा लिया, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? यस सर। एक बात मैं बताऊं आपकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है, आपकी बॉडी को छेद सकता है। आजकल पता है लेजर कट आ रहा है, किसी चीज को लोहा वगैरह को काटने के लिए ना ऐसे हाथ से चाहे आरी ब्लेड से नहीं काटते, लेजर से काटते हैं। लेजर से कैसे काटते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है ना, इतना खतरनाक होता है वो कि काट देता है किसी चीज को, दीवार को भी काट देगा। क्या होती है वो भी समझा दो सर मतलब वो ज्यादा वेलोसिटी और ज्यादा एनर्जी लेके आता है वो। ज्यादा एनर्जी लेके। देखो मैं बताता हूँ, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, ध्यान से देखो। E बराबर hc लैम्डा पढ़ा है क्या? नो। यस सर। यस सर पढ़ा है। फिर E बराबर क्या पढ़ा होगा? h न्यू पढ़ा होगा। यह न्यू क्या है? यही फ्रीक्वेंसी है। यस सर। फ्रीक्वेंसी है। आप बताओ जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी। यस सर। मतलब कि जितना एनर्जी से कोई आएगा जाहिर सी बात है सब तहस नहस कर देगा, खत्म कर देगा। एक्सरे सुना है? एक्सरे और गामा रे। अगर आप लोग ना बार बार एक्सरे कराओगे ना तो आपकी बॉडी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे बॉडी को छेद के जाता है। समझे? वो हड्डियों को नहीं छेद पाता, इसलिए हड्डियां वहां पे पीछे व्हाइट व्हाइट हो जाती हैं और हमारी बॉडी को छेद देता है, इसलिए ब्लैक ब्लैक हो जाती है।
इसलिए हड्डिया की जगह क्या हो जाती है, हड्डिया की जगह वैसे व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर। एक्सरे का मतलब पता चला? अब बार बार एक्सरे कराओगे तो जो मसल्स वगैरह छेद के जाता है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा वहां का मसल्स। दोबारा बोलना एक्सरे वाला। एक्सरे वाला ये बता रहा हूँ कि हमारी हड्डियों को नहीं छेद पाता है वो, इसीलिए ना पीछे हड्डियां व्हाइट व्हाइट दिखने लगती है, क्योंकि उसको भेद नहीं पाता है वो, उसके आर पार नहीं जा पाता, लेकिन मसल्स के आर पार चला जाता है, इसलिए पीछे ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। और जो हमारी हड्डियां होती है वहां पे कुछ नहीं दिखता, केवल व्हाइट व्हाइट रहता है। समझे क्या? तो सर वो उभरता नहीं, इसकी उभर नहीं पाती क्या? दोबारा? क्या चीज? स्क्रीन वापस उभर नहीं पाती? नहीं। अब सिंपल सी बात बताओ, कुछ ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते होंगे वे, कुछ कम फ्रीक्वेंसी वाले होते होंगे, बोलो। यस सर। आपने माइक्रोवेव सुना है, घर में ओवन वगैरह होता है, यस सर। वो भी एक वेव है। रेडियो वेव का नाम सुना है? यस सर। यस सर सुना है। अल्ट्रावायलेट वेव का नाम सुना है, जो हमारे विजुअल रीजन में आते हैं, जो कलर वगैरह हमें दिखाई देते हैं। यस सर। यस सर। ये सब के सब क्या है? आप जरा बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये ऑर्डर आप लोग को पता है? नो सर रेडियो की सबसे ज्यादा होती है, रेडियो वेव। रेडियो की क्या ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ? सर वेवलेंथ, वेवलेंथ। सर वेव। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉस्मिक रे की होती है। देखो मैं बताऊं आपको, यस सर बता दो एक बार सीक्वेंस। क्या लिखा है? कॉस्मिक रे। कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। क्या लिखा है बताओ जरा? सर कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। XUV गाड़ी आपने देखा है? यस सर नो देखा। सर। कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों सर ने नहीं। देखिए। आजकल पता है क्या, एक इंस्टा रील्स था, मैं बता रहा हूँ कि कोई गुड़गांव में एक कार ने एक्सीडेंट करा दिया एक बाइक का, वो XUV गाड़ी थी। आप लोग कितने लोग चलाते हो ये सोशल नेटवर्क वगैरह? सर चलाते हैं। ज्यादातर बच्चे चलाते होंगे, लेकिन भले ही नहीं बताए वो अलग बात है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो कि सिंपल सी बात है, कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। एक कॉस्मिक गाड़ी है, यस सर हो गया। XUV, वो हमारे रेंज के अंदर है। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो कॉस्मिक यस गाड़ी सर। से आप लोग क्या समझोगे? कॉस्मिक रे। ठीक है, गाड़ी का मतलब क्या समझोगे आप लोग? गामा रे। क्या समझोगे आप लोग? गामा रे। एक्स का क्या मतलब है? गामा रे। एक्सरे। एक्सरे। सर इन एक्सरे। का क्या मतलब है? अल्ट्रा वायलेट रे। इनका क्या मतलब है? इंफ्रारेड। माई का क्या मतलब है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। रेंज का क्या मतलब? रेडियो वेव। सर रेडियो क्या वेव। मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। सर यस। यस क्या कभी सर। भूलेगा कि नहीं भूलेगा आपको, ये बताओ। नो सर। कभी नहीं भूलेगा। सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जो रेडियो वेव मैं सबसे बता ज्यादा होगा फिर उससे मैं कम। बता रहा हूँ, देखो अगर इधर से इधर जाओगे तो आपका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आप बताओ सबसे ज्यादा सर वेवलेंथ बढ़ेगा। किसका? रेडियो वेव का। रेडियो वेव। यस सर सबसे रेडियो कम वेव। वेवलेंथ किसका बताओ? सर कॉस्मिक कॉस्मिक रेज का। अब इधर से देखो, अब मैंने बताया था कि वेवलेंथ जो होता है ना, वो क्या होता है, वह फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये बताओ कि इधर से इधर जाओगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। यानी कि कॉस्मिक रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम। सबसे कम। और मैंने यह भी बताया था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ज्यादा। आप बताओ कॉस्मिक रे हमारी बॉडी पे गिरेगा तो क्या होगा हमारा? खत्म। सर काम हो जाएगा। काम खत्म। ठीक है, गामा रे भी आएगा तो भी खत्म हो जाएगा, एक्सरे भी बार बार आएगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये सर बताओ बॉडी डैमेज हो। टॉयलेट आता है तो स्किन हमारी खराब होने लगती है, बोलते हैं ना जो सर एक्सरे तो सर एक्सरे तो बहुत करवाते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता तो है नहीं ऐसे ज्यादा। अरे एक्सरे बार बार थोड़ी करवाते, वो तो कभी टूटे फूटेगा या फिर ऐसे लगेगा तभी तो कराओगे ना।
हाँ सर। लगातार 5-6 दिन करा के देखो। सर ठीक है सर सर। जो ये बताओ सर, किसी को आपने कैंसर होते हुए देखा है? यस सर। यस सर। उसमें भी एक रे डाला जाता है, जहां जहां रे डाला जाता है देखना पूरा ब्लैक हो जाता होगा, जल जाता है। यस सर देखा है। अगर किसी को भी आइडिया होगा तो। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर समझ। यही सब चीजें। ये बताओ, ये आप लोग को कभी भूलेगा ये वाला तरीका जो मैंने बताया अभी? नो सर। नो सर याद हो गया। नो सर। कभी नहीं भूलेगा। बस कभी भी भूले तो याद रखना, कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज, कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। अगर ये याद होगा ना तो कभी नहीं भूलेगा। तो ये बताओ, रेडियो वेव से हमें कोई प्रॉब्लम होती है? ये रेडियो वगैरह चलते हैं, क्या उससे हमारी प्रॉब्लम होती है? वो तो हमारे एयर में होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नो नहीं सर। होती। लेकिन वही हमारे एयर में यूवी रेज आ जाए, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाए तो हमारी स्किन खराब होने लगती है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज से ही तो बचाता है ना हमें। यस सर। यस सर। अल्ट्रावायलेट आने लगी तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। अगर एक्सरे आने लगा ऊपर से तो क्या होगा हमारा? सर हाँ जी। सर यूवी के बाद विजिबल लाइट भी तो आएगी। अरे उसी में सब आ जाता है, उसी के अंदर एक रेंज होता है। मैं देखो पूरा तो बता नहीं सकते ना आपको, अभी आपके जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो आप लोग याद कर लेना, लेकिन एक ट्रेंड तो आपको पता चल गया ना। पूछ देगा कॉस्मिक में से और इंफ्रा में से किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो आपको ये तरीका पता रहेगा तभी तो करोगे ना। हम आपको एग्जाम से निकलने का तरीका बता रहे हैं, समझ रहे हो क्या? एग्जाम में जिस तरीके से यस सर। वैसे याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। सही है। बिल्कुल, आप ट्रेंड कभी याद ही नहीं कर पाओगे, रियल बताऊं तो मैं। यस सर। हाँ, तो कभी कभी पूछ देगा सर बताओ कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव दोनों बहुत आसपास हैं, बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है? बताओ कैसे करोगे? याद रहेगा, बात में भूल जाएगा। अगर ऐसे याद रहेगा तो नहीं भूलेगा। समझे? हाँ जी। सर यूवी रेज की ज्यादा होगी ना? सर इंफ्रारेड वेव्स की सर ज्यादा होगी कॉस्मिक की माइक्रोवेव ज्यादा से। होगी फ्रीक्वेंसी तो। आवाज नहीं आ रही, कोई एक बोलो, कोई एक बोलो, अभी चुप हो जाओ सभी। हाँ जी धनंजय, क्या बोल रहे हो? सर आपका अभी क्वेश्चन पूछा था वो बताया। और भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? एक बार हाथ उठाओ, मैं फिर उसको बोलूंगा तो वो बोलेगा। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? सर जो एक्सरेज होती हैं हाँ उनसे जो जो डॉक्टर वो निकालते हैं, हाँ। तो सर वो कैसे होता है कि बाकी हर जगह ब्लैक हो जाता है बिल्कुल, और बीच में वो हड्डियों का वो बन जाता है? मैंने क्या बोला, ये सब रेज ऐसे है ना कि जितने ज्यादा आप राइट साइड लेफ्ट साइड में जाओगे ना उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। स्ट्रांग होने का क्या मतलब है कि वह किसी चीज को छेद सकते, किसी चीज को काट सकते हैं। आप आजकल देखे हुआ लेजर प्रिंटिंग या फिर लेजर कटिंग सुना होगा आपने, तो वह लेजर यस के सर। आजकल ऑपरेशन वगैरह भी लेजर से ही हो रहा है। वो ब्लेड वगैरह नहीं मारते हैं लोग, मसल्स को ऐसे लेजर से काट देते हैं लोग डायरेक्टली। यस सर। यस सर। आजकल ना जो सर जो शीशा एक्स क्या, रुको मैं बता रहा हूँ। सर ये जो रुक जाओ, शीशा वगैरह फिर लोहा वगैरह जो भी हो रहा है ना, जो हमारे दरवाजे वगैरह बनते हैं वो भी लेजर कटिंग किया जाता है। मतलब इतना खतरनाक रेज डाला जाता है ना कि लोहे को भी काट देता है। तो एक्सरे ऐसा रे है ना, वो ना ही ज्यादा पावरफुल है ना ही वीक है। वह केवल हमारी मसल्स को आर पार कर देता है, हमारी हड्डियों को आर पार नहीं कर पाता है, हमारे मसल्स को आर पार कर देता है। क्लियर है? ओके बट सर। गामा रेज तो हमारे ब्रेन में भी होती है ना? यस सर। क्या? सर गामा रेज हमारे ब्रेन में भी होती है। नहीं, नहीं सर, हमने पढ़ा था कि गामा रेज तब निकलती है जब हम कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कहीं होगा तो बताना मुझे भी, क्या पता न्यू हो मेरे लिए। भाई हल्का बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ देखना तो बताना मुझे भी, ठीक है? सर ये जो जैसे एक्सरे करवाते लेकिन हमें फील तो कुछ होता नहीं है, ऐसा क्यों? अरे कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। अगर वही कॉन्टिन्यूअस ज्यादा टाइम के लिए अगर करे तब आपको फील होगा ना, जब आपके मसल्स वगैरह ऐसे खराब होने लगेंगे, जलने लगेंगे। यस सर। वो एक ही सेकंड के यस अंदर सर। बोल देते हैं ठीक है जाओ भाई, एक सेकंड के अंदर कुछ नहीं होगा। यस समझे क्या? यस सर। और भी किसी बता दो भाई, कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो कुछ फॉर्मूले वगैरह ये पढ़ लोगे क्या आप लोग? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8 8%। पढ़ लेना है,
कोई बड़ी बात नहीं है। वेवलेंथ आपको पता ही है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, एंगस्ट्रॉम होता है या पिकोमीटर होता है या नैनोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो वेवलेंथ है, और 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता ही दिया। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। या फिर सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है, या फिर हर्ट्ज या फिर ये सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स 1/t। बताओ सर सर वेव नंबर वैसे क्या होता है? जैसे वेव लेंथ तो होती है दो क्रेस्ट के बीच की लेंथ, फ्रीक्वेंसी। आप जितना भी वेवलेंथ होगा आप उसको 1/k के अंदर कर देना, वही वेवलेंथ हो जाएगा, वही वेव नंबर हो जाएगा। सर हाँ सर आपने अभी जो वेव वाला वो लाइन लिखवाई थी उसके बाद क्या कराया है, दोबारा रिपीट कर दोगे? अभी मैंने कुछ नहीं कराया, बस बता ही रहा हूँ। ये सब थ्योरी है, थ्योरी तो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। हाँ सर पढ़िए। ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हुए फिजिक्स में भी आपको मिलेगा ये सब चीजें। यस सर। सर फिजिक्स में केमिस्ट्री। अरे सब चीज मिलेगा आपको, सब चीज मिलेगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं सबको, बताओ। सर एक डाउट है हाँ जी, डाउट पहले डाउट के बारे में पूछो। सर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? देखो, रेडियो एक्टिव ऐसा चीज होता है ना कि मान लो कि हमारे पास कोई एटम है। क्या है, एटम है। एटम का यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बोला कि न्यूट्रॉन और जो अंदर का जो सिस्टम है ना न्यूक्लियस, वो टूटता नहीं है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं अंदर आते हैं। लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं ना कि जिनका अंदर का भी सिस्टम क्या होने लगता है, बाहर जाने लगता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जिनका न्यूक्लियस से जिनके न्यूक्लियस से रेडिएशन बाहर जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और ये बहुत यूरेनियम वगैरह है ना, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इससे एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। जितना भी जिनके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना दुनिया में, उनके पास लाइट की कभी कमी है ही नहीं, उनके पास सर एनर्जी। सन भी तो एक रेडियो एक्टिव है। क्या, सन रेडियो एक्टिव है? कौन, सन, सन? सूरज। नहीं, वो तो एक स्टार है, तारा है, वो गैस के गोला से मिलके बना हुआ है, वो एलिमेंट थोड़ी है। सर हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या सर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। एलिमेंट सबसे लास्ट वाला है ना फ्रांसियम, वो एक्टिनॉइड। रेडियो एक्टिव है। सीजियम के नीचे जो आता है ना फ्रांसियम, वही बस एक रेडियो एक्टिव है। ओके सर। और एक क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यस सर। बहुत सारे रेडियो एक्टिव, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे। हाँ जी बताओ। वेव्स और रेज अलग अलग होती हैं? क्या बोल रहे हो सर? वेव्स, रेज, रेडिएशन, ये तीनों अलग अलग बातें? चैट बॉक्स में जरा एक बार लिख दूंगा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप जरा चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ जी, सर वो बोल रहा है वेव्स, रेज और रेडिएशन अलग अलग होते हैं। देखो पहली बात है, रेज तो एक नाम है, उसको जो भी रेज किरण होती है ना उसको हम रेज बोलते हैं, यह एक नाम है। लेकिन रेडिएशन अलग चीज है कि उससे कुछ ना कुछ निकल रहा है। रेज बस एक नाम है, किरण आ रही है, किरण जा सर रही है। रेडिएशन रेडिएट से बनना है ना, कोई चीज निकल। एमिट। सर वो दोबारा अब आगे पढ़ ले, सर वो दोबारा बताना इनका डिफरेंस। आगे पढ़ ले, कुछ आगे पढ़ लेते हैं, बाकी बच्चे भी हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, कुछ चीजें आप लोग गूगल पे भी ढूंढ लेना। देखो यार आजकल गूगल का जमाना है, आप लोग कई चीजें ऐसी जो छोटी मोटी चीजें है ना, वो आप लोग गूगल पे ढूंढ सकते हो। समझ रहे हो क्या मेरी बातें? यस सर। यस हम सर। लोग यहाँ पे बात करेंगे, केवल काम की बातें करेंगे, जे की बातें करेंगे, जो छोटी छोटी चीजें है ना। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को मना कर रहा हूँ, लेकिन इससे पता है क्या, टाइम लॉस होता है। और जो बच्चे एक्चुअल में काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं जेई के लिए ना, कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे तो आ रहा है, पसंद नहीं आई ये सब चीजें, पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं। समझे? ठीक है, ओके सर। सब फ्रीक्वेंसी मैंने बता ही दिया। टाइम पीरियड देख लेना आप लोग क्या होता है। वेलोसिटी आप लोग को पता ही है, एम्पलीट्यूड आपको पता ही है, बता ही दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कुछ क्लास वर्क है वो मैं कराऊंगा नहीं, मैं बस बता देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास ऑफ
इसका, अगर मान लो हमारे पास C6H12 है, अगर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन के मास को डबल कर दिया और इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो बताओ जो नया एटॉमिक मास बनेगा वो क्या बनेगा? बता दो, एक बार बता दो, आंसर बता दो, बता ही दो आप लोग। बता दो आप लोग, जो नया एटॉमिक मास बनेगा वो क्या बनेगा और कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? सर क्वेश्चन एक बार समझा देना। क्वेश्चन यही बोल रहा ना कि जो हमारे पास C6H12, देखो 6C12 है ना, इसमें बोल रहा है जितना भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या को डबल कर दिया गया और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या को आधा कर दिया गया, तो जो नया एटॉमिक मास बनेगा उसको कितना आएगा और कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? सर 18 होगा। एक बात देख लो आप लोग, ये बताओ यस सर 18 हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। 6 सर इसमें और 6। 6 प्रोटॉन है। यस सर 6। यह है पुराना वाला, ठीक है, पुराना वाला। अब नया में क्या कर रहा है, नया में यह कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या को डबल कर दिया गया, न्यूट्रॉन 12 कर दिया गया और इलेक्ट्रॉन आधा कर दिया गया, 3 कर दिया गया। अब प्रोटॉन 6 का 6 है। ये बताओ कि नया एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। यस सर। नया वाला क्या हो जाएगा, नया वाला 18 हो जाएगा ना। यस सर। अब बोला कितने परसेंट से इंक्रीज किया, परसेंटेज कैसे निकालते हो, पुराना वाला डिवाइड बाई नया वाला, नया वाला इंटू में 100। सॉरी, नया वाला डिवाइड बाई पुराना वाला इंटू में 100 कितना हो जाएगा, 150%। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? सर ये परसेंटेज वाले में डाउट। देखो परसेंटेज वाले में क्या होता है, जितना हमारे पास पहले है उसको आप नीचे रखोगे और नया वाला कितना है, अगर वही आपका नया वाला कम हो जाता ना, इसका मतलब आपका परसेंटेज भी डाउन हो जाता। चलो ये तो बता दोगे ना आप लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, आप लोग इसको सस्ता मानते होगे लेकिन ये सस्ता नहीं है, ये सस्ता नहीं है, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है। सर ये नया है कि दूसरा ये वाला? दूसरा है भाई, दूसरा है। सर निकल गया। निकल गया। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास बात वही है, C612 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पास 6 6 6। अब बोल रहा है न्यूट्रॉन को डबल कर दिया, ये तो वही है ना, वो नहीं है। न्यूट्रॉन को उसने क्या किया, डबल कर दिया, 12 कर दिया, और प्रोटॉन क्या कर दिया, आधा कर दिया, 3। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर दिया। तो क्या पूछा है हमसे, सर न्यू एटॉमिक वेट पूछा। सीधी सी बात है, ऐड नया कर देंगे 15। नहीं होता तो 15 आएगा ना। यस सर। तो पहली सर बात परसेंटेज आएगा 125। 15 है। कोई बात, आप लोग भावनाओं को समझना चाहता है, ठीक है, समझे क्या? अगर परसेंटेज इसका सर यहाँ पे 15/12 इंटू 100 सर 125। 4 सर 5 25 यानी कि 125 आ जाता है। बोलो बताओ भाई। 125 हो जाएगा सर। हाँ जी, हाँ जी, बताओ मुस्ताक सर। हाँ जी सर 25% इंक्रीज हुआ। सर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा सर, यहाँ पे मास बोला हुआ है। तो मास का मतलब वही हुआ ना, मास नंबर ही तो होता है ना। सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
अरे इन्हीं सबको तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। देखो इन्हीं सबको तो जोड़ के हम लोग मास नंबर निकालते हैं ना। एटॉमिक मास Yes, क्या sir. होता है? एटॉमिक मास प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, यही होता है ना। यस सर। एटॉमिक मास का मतलब यही होता है ना, प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मास। नहीं समझ रहे अभी भी आप यस लोग? सर। यस सर। सर आगे। आगे समझो। सर आगे समझ। कोई दिक्कत है? टफ है क्या क्वेश्चन? नो सर। नो सर। मजा आ रहा है केमिस्ट्री में? यस सर। सर मजा आ रहा है। बिल्कुल, बस यही सर। एटॉमिक टेस्ट और एटॉमिक वेट और मास नंबर में कोई डिफरेंस होता है क्या? देखो एटॉमिक वेट जो होता है वो एवरेज होता है, एवरेज। मैंने आपको क्लोरीन का बताया था। क्लोरीन ना दुनिया में दो तरीके से पाए जाते हैं, एक होता है क्लोरीन 37, एक होता है क्लोरीन 35। तो एक होता है जो क्लोरीन 37 होता है ना, वो दुनिया में 25% ही पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरीन 35 होता है ना, वो 75% पाया जाता है। तो जिसका जितना ज्यादा पाया जाएगा ना, उसी के हिसाब से उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे कि मानो कि आप पा रहे हो 50 रुपया, आपके भैया पा रहे हैं 60 रुपया, तो घर में टोटल कितना आ रहा है? 110 रुपया। एवरेज दोनों से कितना मिल रहा है? एवरेज दोनों Yes. से 55 मिल रहा है ना। बताओ, यस दोनों सर। लोग से यस सर। 55 मिल रहा है ना। तो पता है क्या, हम बाहर अगर मानो कि एक घर में कई लोग हैं ना, तो हम लोग एवरेज देखते हैं कभी भी, एवरेज। तो एक ही एटम के कई आइसोटोप्स है ना, तो हम उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। सर ये आइसोटोप Yes, याद sir. करना जरूरी है क्या? क्या? ये आइसोटोप याद करने पड़ेंगे क्या सर? इतने मतलब अलग नहीं अलग नहीं, उनके नहीं याद मतलब। करने पड़ेंगे। अगर वो आइसोटोप्स वो खुद ही दे देगा। हाँ, बस हाइड्रोजन का एक याद कर लेना, हाइड्रोजन का। ओके सर। हाँ, वो आइसोटोप्स खुद ही दे देगा आपको। अगर आइसोटोप्स खुद ही दे देगा, उसका परसेंटेज भी दे देगा आपको, बस एवरेज निकालना है। वो मैंने पहले चैप्टर में ही बताया है, पहले दिन की दूसरे दिन बताया था, मुझे याद है अभी भी। कोई दिक्कत? ओके सर। नो सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सब कुछ अलग अलग लग रहा है, या फिर ऐसे ही लग रहा है कि स्कूल जैसा? सर लेकिन शुरुआत में 57 बच्चे जुड़ते थे, अब 27 हो गए। क्या? सर शुरुआत में 57 जुड़ते थे, अब 27 हो गए। पता है क्या, कुछ बच्चे ना इंटरेस्ट नहीं लेते, रियली बता रहा हूँ। वो बस देखने के लिए, कोई चीज नया नया होता है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी मैं बता रहा हूँ। सर आपकी क्लास में ज्यादा मजा आता है। लेकिन लास्ट तक, बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट तक जो साथ जाता है ना, उसी का काम भी होता है। रियलिटी है। अगर मान लो कि आप कोई चीज ले लो, कोई भी चीज नया, जैसे मान लो बाइक ले लिया, आप नया ले लिया, लगातार 10 दिन तक ऐसे साफ ऑफ करोगे, उसके बाद क्या करोगे? ऐसे ही छोड़ दें, जब गंदी हो जाएगी बस हाथ मार दिया, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन लास्ट तक उसको लेके चलो, डेली सही से करो, वैसे काफी ज्यादा टाइम तक चलेगा और काफी बेस्ट होगा। तो देखो, अगर आप लोग को बेस्ट लग रहा है तो क्या ही दिक्कत है आप लोग को? आप लोग को डाउट भी क्लियर हो रहा है, 1-to-1 फेस इंटरेक्शन भी हो रहा है। आप लोग सोचते होगे आईआईटी एनआईटी के बारे में, वही इंसान आपको पढ़ा रहा है और आपको बेस्ट गाइड भी दे रहा है। आप जहां से भी जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपके सामने बता रहा है, ये भी नहीं बोला कि बातों में बताएंगे। सर हाँ जी। सर जैसे केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक लें तो ऑर्गेनिक वाली लें, इनऑर्गेनिक वाली लें? पहली बात देखो कि अभी ना जो मॉड्यूल वगैरह है ना, वही फॉलो करो, क्योंकि रेफरेंस बुक में ना बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। अभी देखो आपके बुक में रदरफोर्ड मॉडल, कई मॉडल है जो कि जेई के सिलेबस में है ही नहीं। इतना दिमाग क्यों लगा? अगर वही दिमाग हम सही जगह पे लगा दे तो क्लियर हो जाएगा हमारा जेई। इससे हमारी टाइप यस सर। समझ रहे हो? यूपीएससी पता है आप लोग के, कोई ना कोई घर में देता होगा। इतना ज्यादा सिलेबस है ना उसका, अगर आप कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगोगे ना, कभी नहीं होगा। जो सिलेबस है बस वही पढ़ो। सिलेबस इसीलिए तो बनता है ना। आप स्मार्ट वर्क, ये बताओ, अपना बता रहे हैं, हम भी दिन में 8 घंटा काम करते हैं, लेबर भी दिन में 8 घंटा काम करता है कि नहीं करता है? वो क्यों यस 500 सर। पाते हैं और आप ज्यादा पाते हैं? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। यस सर। यस सर। लेबर मत बनो यार, लेबर मत बनो, स्मार्ट वर्क करो। आप 8 घंटे में ही आप 20-25 घंटे का काम कर दो स्मार्ट वर्क करके। लेबर वाला काम मत करो, समझे क्या आप लोग? सर एडवांस का सिलेबस फिक्स नहीं होता ना? देखो एडवांस पे अभी मत जाओ, जब तक आपका मेंस नहीं कंप्लीट होगा ना, एडवांस नहीं कर पाओगे। तो जब सबसे पहले आप क्या कर लो, मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर लो। एडवांस क्या होता है? एडवांस दोनों चीज का मर्ज होता है। जैसे मानो कि आपको एडिशन आ गया और सब्सट्रैक्शन आ गया, तो क्या आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं कर लोगे?
यस सर। एडवांस में क्या होता है कि अब बॉडमॉस नहीं लगा लोगे क्या आप लोग? बॉडमॉस लगा लोगे ना, सिंप्लीफिकेशन। यस सर। यस सर। सबसे पहले आपको एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज आ जाएगा तभी तो आप बॉडमॉस यूज कर पाओगे ना, पता चले कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यही चीज है उसमें, पता है क्या, पूरे एक दूसरे चैप्टर से मिक्सिंग करके देता है। 5वें चैप्टर का कनेक्शन आपको तीसरे चैप्टर से दे देगा, दूसरे चैप्टर से दे देगा। तो जब पता चले कि आपको 5वां चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से कर पाओगे? समझे क्या? यस सर। यस सर। तो बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोग को क्या करूँ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का यह लेक्चर दे दूं आपके ग्रुप में। हाँ जी, बताओ भाई बताओ। सर डिस्टेंस हाँ ऑफ जी, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता सर है? बढ़िया। क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। स्ट्रेंथ ऑफ, सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना, आपकी वॉइस पता नहीं क्यों मुझे क्लियर समझ ही नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा। सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है? ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है, मतलब किस चीज का क्लोजेस्ट अप्रोच, समझा नहीं मैं। सर रदरफोर्ड मॉडल का होगा शायद, उसमें होता है ना सर डिस्टेंस ऑफ। रदरफोर्ड मॉडल में था ये। अच्छा, यस सर रदरफोर्ड मॉडल का। सर ये जेई में पूछा गया है ना, तो इसलिए पूछ रहे थे आपसे। नहीं तो पता है क्या, जेई के सिलेबस है, रदरफोर्ड मॉडल पिछले साल ही हटा दिया है। जेई के सिलेबस है ना, ये सब चीजें ना पिछले साल ही हटा दिया, इसलिए रदरफोर्ड आप देखे हो, रदरफोर्ड मॉडल कहीं था नहीं था। अब पिछले साल के भी क्वेश्चन में देखोगे ना तो आपको रदरफोर्ड मॉडल नहीं मिलेगा। नहीं सर एडवांस में था ये। क्या? अब देखो, मैं सर एडवांस की भी बातें मैं एडवांस की भी बातें बताता हूँ। एडवांस में पता है क्या होता है, उसमें एक ऑप्शन नहीं सही होते, उसमें बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं, शायद आप लोग को भी आइडिया होगा। यस सर। यस सर। तो उसमें आपको ना पूरा आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं ये, पूरा बोर मॉडल पढ़ना पड़ेगा। बोर बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड मॉडल। तो हम लोग अभी एडवांस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग जे मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। मेंस अच्छे से हो जाएगा फिर एडवांस के पीछे भागेंगे हम लोग। और जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना उतने में ही एडवांस क्लियर हो जाएगा। एडवांस में ऐसा थोड़ी ना टॉप थोड़ी करना है हमें, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना उतने में ही एडवांस क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। हमने पढ़ाया हुआ ना काफी बच्चों को, और मैं बता रहा हूँ 2500 रैंक आया है। 2500 को आप इसमें मनचाहा कॉलेज कॉलेज चाहोगे। और भी किसी को सर सिलेबस शेयर कर देना। क्या? सिलेबस देखो, जो जो चैप्टर है ना वो मैं आप लोग को बताता जाऊंगा, और आपके रिसोर्स शीट पे सिलेबस डाल दूंगा, ठीक है? ओके यस सर। आपके रिसोर्स शीट पे सिलेबस डाल दूंगा। क्लियर है क्या अभी? यस यस सर। सर। यस सर क्लियर। सर रिसोर्सेज पे ना वीडियो भी डाल देना सर, कल परसों की क्लास की डाली नहीं थी। ठीक है, कल परसों का मैं देख लेता हूँ क्या सीन है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके ओके यस बच्चों, सर। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर मंडे को क्लास नहीं होगी ना? क्या? सर मंडे को क्लास होगी? मुझे नहीं आइडिया, वो बता दिया जाएगा आपको। हाँ जी आदित्य बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? सर मैथ्स की क्लासेस कब से हो रही है? वो आप लोग के मिड शायद ये जो अभी बताऊंगा वो मंडे को ही पता चल जाएगा आपको। आदित्य आप क्या पूछ रहे हो?